हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने ताइवान को दी है बहुत बड़ी धमकी। कहा शांति से मिल जाओ नहीं तो बल के प्रयोग से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, बल के प्रयोग की धमकी दी है दोस्तों चीन ने ताइवान को। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। और इसी बीच उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान से खरीदी जवाहिरी की मौत। जी हाँ, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आजमगढ़ से पकड़े गए आईएसआईएस संदिग्ध का ओवैसी की पार्टी से मिला लिंक। निशाने पर थी नुपुर शर्मा। सबसे बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया दोस्तों। बताएंगे क्या इस सर्वे में फिर से पीएम मोदी जी बनने वाले हैं पीएम या नहीं। सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाएंगे दोस्तों। और साथ ही रक्षाबंधन कब है और 3 राज्यों से बस फ्री को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी, राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी का हर घर तिरंगे वाला अभियान सबसे बेस्ट अभियान है दोस्तों। और आप लोग भी तिरंगा लगाएंगे तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शांति से मिल जाओ हमारे साथ नहीं तो बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, चीन ने 22 साल बाद ताइवान पर जारी किया है श्वेत पत्र। जी हां, चीन ने एक बार फिर से खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर उससे जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक अपने कब्जे में करेगा। चीन ने बुधवार को ताइवान को लेकर अपना श्वेत पत्र जारी कर दिया है दोस्तों, जिसमें यह बात कही गई है चीन ने 1993 के बाद से ताइवान को लेकर अपना कुल तीसरा श्वेत पत्र जारी कर दिया है दोस्तों। यही नहीं, 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद ये पहला श्वेत पत्र है। चीन ने इसमें कहा है कि वो स्वशासित द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। पिछली बार चीन ने ताइवान पर साल 2000 में श्वेत पत्र जारी किया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को जारी ताइवान पर चीनी सरकार के ताजा नीति पत्र ने बीजिंग के सख्त रुख को दोहराया है दोस्तों। हालांकि इसमें शांति के बारे में भी बात कही गई है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण पुनः मिलाप के लिए बड़ी जगह बनाने को तैयार है, लेकिन हम किसी भी तरह से अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। एक सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि चीन शांतिपूर्ण पुनः मिलाप की मांग करेगा, लेकिन बल के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। अगर जरूरत पड़ी तो, यानी कि दोस्तों बल पूर्वक भी ताइवान को अपने अंदर अब लेने की बात कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। क्या चीन अपना बल प्रयोग करेगा दोस्तों तो अमेरिका साथ आएगा या नहीं ताइवान के, बताइएगा आप लोग जरूर दोस्तों। और ऐसे में क्या भारत को कोई एक्शन लेना चाहिए दोस्तों अगर ताइवान पर हमला होता है तो ये सुझाव देना मत भूलिएगा दोस्तों आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान से खरीदी जवाहिरी की क्या मौत। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी का खात्मा आतंक को गहरा धक्का जरूर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर पाकिस्तान का विश्वासघात उजागर हुआ है दोस्तों। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जवाहिरी के बारे में हर एक जानकारी पाकिस्तान ने अमेरिका को बेची है। जी हां, पाकिस्तान ने जवाहिरी को भरोसे में लेकर उसकी लोकेशन अमेरिका को सौंपी है। ये भी कहा जा रहा है कि जवाहिरी की हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का आतंकवादी प्रॉक्सी हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि हक्कानी नेटवर्क अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी के आंदोलनों और काबुल में उसके प्रवास में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने जवाहिरी के अफगानिस्तान के तालिबान के अधिग्रहण तक पाकिस्तान में रहने की सूचना दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से थिंक टैंक ने दावा किया है कि जवाहिरी कई सालों से पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में छिपा हुआ था और ये स्पष्ट नहीं है कि वो अफगानिस्तान क्यों लौटा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि जवाहिरी का परिवार काबुल में सुरक्षित घर लौट आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा इल्जाम पाकिस्तान पर लग रहा है दोस्तों। और रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा भी किया जा रहा है कि अमेरिका को जवाहिरी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने बेची है दोस्तों। यानी कि जवाहिरी की मौत का सबसे
बड़ा कारण अब पाकिस्तान होता नजर आ रहा है दोस्तों। अगर ये और ज्यादा सच साबित होता है तो पूरा आतंकी संगठन एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ अवश्य हो जाएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि दोस्तों थिंक टैंक के इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को लेकर अब लोग यही मान रहे हैं दोस्तों, यानी आतंकी संगठन यही मान रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी पाकिस्तान अब ना घर का रहा ना घाट का। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट में। जो होता है अच्छे के लिए होता है लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां 21 तोपों की सलामी के लिए पहली बार होगा घरेलू होवित्जर तोप का इस्तेमाल। जी हाँ, लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान औपचारिक 21 तोपों की सलामी के लिए पहली बार घरेलू होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा सचिव अजय कुमार ने बुधवार को ये जानकारी दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO द्वारा सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत उन्नत रोल आर्टिलरी गन सिस्टम यानी अटैक्स विकसित किया गया है। दोस्तों कुमार ने कहा है अटैक्स औपचारिक रूप से अब तक इस्तेमाल की जा रही ब्रिटिश तोपों की के साथ 21 तोपों की सलामी देगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बंदूक का उपयोग करने की पहल भारत की स्वदेशी रूप से हथियार और गोला बारूद विकसित करने की बढ़ती क्षमता फायदेमंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस तोप को विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। दोस्तों समारोह के लिए कुछ तकनीकी विशिष्टताओं को बदल दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि DRDO की आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे की एक टीम ने वैज्ञानिकों और तोप खाने के अधिकारियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तोप का उपयोग संभव बनाने के लिए परियोजना में काम किया है। अगली खबर की बात करें जहां पर आजमगढ़ से पकड़े गए ISIS संदिग्ध का ओवैसी की पार्टी से मिला लिंक। जी हाँ दोस्तों, निशाने पर थी नुपुर शर्मा। बहुत बड़ी खबर, यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार ISIS के संदिग्ध सबाउद्दीन आजमी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। आजमी आजमगढ़ के आमिलो इलाके से सभासद का चुनाव लड़ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का सक्रिय सदस्य था और लगातार रैलियों में शामिल होता था। दोस्तों पूछताछ में सामने आया है कि सबाउद्दीन ने RSS के नेताओं को टारगेट करने के लिए RSS के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो लगातार RSS के नेताओं को जोड़ रहा था। उसका मकसद RSS के नेताओं के बारे में हर मुमकिन जानकारियां जुटाना था। सबाउद्दीन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया है। अब उसके फोरेंसिक जांच से खुलासे होंगे कि अब तक किन किन RSS नेताओं के बारे में इसने जानकारियां जुटाई हैं। जी हाँ दोस्तों, अल सकर मीडिया नाम से बने टेलीग्राम चैनल की जब आज तक ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद इस ग्रुप में नुपुर शर्मा को लेकर उर्दू और इंग्लिश में एक पोस्टर शेयर किया गया था जिसमें नुपुर शर्मा को टारगेट करने की बातें लिखी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से इसका मकसद दोस्तों RSS के लोगों की बातें इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और देश में आतंक फैलाने का काम था दोस्तों, और उससे भी बड़ी बात ये असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का था। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे में AIMIM पार्टी का ये सदस्य होकर के दोस्तों इसने वही किया जिसका अंदेशा था। ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर UN में आयोग बनाने का प्रस्ताव रखेंगे मैक्सिको के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम होगा इसमें शामिल। जी हाँ, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर विश्व शांति व समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र को एक लिखित प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, 5 साल की अवधि के लिए बनने वाले इस आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित विश्व के 3 नेताओं के नाम प्रस्तावित होंगे। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर घायल थे चीनी फौजी, भारतीय सेना के डॉक्टर ने किया उपचार, फिर चीन ने उन्हीं को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, गलवान में दगाबाजी किताब से उजागर बड़ी खबर। लगभग 2 साल पहले लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की दुस्साहस के लगभग 2 साल बीत चुके हैं। उस दौरान भारतीय सीमा में जबरदस्ती घुस रहे चीनियों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था जिसमें कई चीनियों के मारे जाने की बात निकलकर सामने आई थी। और इस दौरान की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है दोस्तों। चीन ने अपने घायल सैनिकों के इलाज के लिए भारतीय सेना के 30 वर्षीय मेडिकल सैनिक डॉक्टर दीपक सिंह का अपहरण कर लिया था। दोस्तों उनसे पहले अपने सैनिकों यानी चीनी सैनिकों का
इलाज कराया और काम हो जाने के बाद उनकी हत्या कर दी बेरहम तरीके से। जी हाँ, मेडिकल सैनिक उनको कहते हैं जिन्हें सेना में चिकित्सीय कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें डॉक्टर कहा जाता है, हालांकि इनके पास MBBS की डिग्री नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार शिव अरोड़ा राहुल सिंह द्वारा लिखी गई किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 न्यू मिलिट्री स्टोरीज ऑफ अनइमेजिनेबल करेज एंड सैक्रिफाइस में चीन की इस शर्मनाक करतूत का खुलासा किया गया है। दोस्तों, किताब में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि साल 2020 की उस रात को क्या क्या हुआ था। जी हाँ, 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में कर्नल समेत भारतीय सेना के 20 जवान बलिदान हो गए थे। ऐसे में दोस्तों, अब जो ये डॉक्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, डॉक्टर सैनिक को लेकर, जो हर भारतीय के दिल को दहला सकता है। दोस्तों, किस प्रकार से चीनी सैनिकों को पहले ठीक करवाया गया दोस्तों इनके द्वारा, और बाद में इन्हीं को मार दिया गया। दोस्तों, ऐसे में इस निर्मम हत्या के लिए चाइना को सबक देना तो दोस्तों जरूरी है, क्योंकि हर भारतीय का ये खबर सुनकर खून अवश्य खोलेगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा और भारत को इसका बदला लेना चाहिए दोस्तों। हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान संकट के बीच चीन गए नेपाल के विदेश मंत्री, अमेरिका की तन गई भौहें। जी हाँ, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का मंगलवार रात चीन के शहर चियांग दाओ के लिए रवाना हुए। चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच खड़का की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। हाल में नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कड़ी होड़ देखने को मिली है। खड़का उस मौके पर चियांग दाओ गए हैं दोस्तों, जब ताइवान के आसपास चीन के सैनिक अभ्यास से पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव और बढ़ गया है। खड़का चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आमंत्रण पर वहां गए हैं। नेपाली विदेश मंत्री के साथ 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। दोस्तों, नेपाली दल को काठमांडू से चियांग दाओ ले जाने के लिए चीन ने एक विशेष चार्टर्ड विमान भेजा। बताया जाता है कि हाल में नेपाल की नीति में अमेरिका के प्रति जो झुकाव दिखा दोस्तों, उसको लेकर चीन ने उच्च स्तर पर अपनी नाराजगी जताई थी। इसके बाद खड़का के नेपाल जाने के कार्यक्रम बना। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां सिंगापुर से बैंकॉक जाने की तैयारी में गोटाबाया राजपक्षे थाईलैंड से मांगी एंट्री की इजाजत। जी हाँ, श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने थाईलैंड में प्रवेश के लिए इजाजत मांगी है। गोटाबाया वर्तमान में सिंगापुर में फरारी काट रहे हैं। दोस्तों, वे 14 जुलाई को मालदीव के रास्ते सिंगापुर पहुंचे थे। 7 दशकों में श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक संकट के कारण हुई अभूतपूर्व अशांति और हजारों प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के कारण गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा था। सिंगापुर पहुंचने के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए संसद अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भेज दिया था। वो श्रीलंका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां भारत की चेतावनी का दिखा असर। श्रीलंका जा रहे चीन के महाशक्तिशाली जासूसी जहाज ने बदला अपना रास्ता। जी हाँ, भारत की चेतावनी के बाद चीन की सेना के महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने संभवतः अपना रास्ता बदल लिया है। इसका खुलासा ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। दोस्तों, ये जासूसी जहाज अभी श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह से मात्र 650 समुद्री मील की दूरी पर है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने इन तस्वीरों के आधार पर बताया है कि चीन के जासूसी जहाज ने अपना रास्ता भले ही बदल लिया हो, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य हम्बन टोटा पहुंचना ही है। इससे पहले भारत ने इस सैन्य जहाज को लेकर श्रीलंका से अपनी चिंता जताई थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों भारत के दबाव के बाद श्रीलंका झुकता नजर आया दोस्तों, और चाइना के इस जहाज को हम्बन टोटा पोर्ट से हमेशा के लिए विदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं तभी संभव है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, तो जरूर कमेंट में कह के बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा कुछ लोग काले जादू में फंसे हुए हैं मगर ये काम नहीं आने वाला, तिरंगे का अपमान ना करे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को हरियाणा के किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी। उन्होंने पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से बने 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इससे
रोजगार मिलेगा और नए अवसर पैदा होंगे। सभी ग्रामीण और किसान लाभान्वित होंगे। इससे देश में प्रदूषण की चुनौतियां भी कम होंगी। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में जैव ईंधन प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे किसान इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन का मतलब पर्यावरण को बचाने वाला हरित ईंधन है। जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है तब ऐसा कुछ हुआ जिसकी ओर देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का और इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को समझना जरूरी। अगर आप भी पीएम मोदी जी के इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों तो तिरंगे की रिस्पेक्ट करें। उन लोगों को जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में लिखकर जिनको तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां यूक्रेन युद्ध में 6 महीने में सैनिकों से खाली हुआ रशिया खूंखार कैदियों के सहारे अब लड़ रहा है पुतिन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की जंग में पिछले 6 महीने में हजारों की तादाद में सैनिकों की जान गंवाने वाला रूस अब खूंखार कैदियों के सहारे इस युद्ध को लड़ रहा है। दोस्तों रूस ने कैदियों को ऑफर दिया है कि अगर वे यूक्रेन में जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से मुक्ति मिल जाएगी। कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में रूस के इस प्लान का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आप सभी को बता दें इन रूसी कैदियों में से कई युद्ध के दौरान घायल हो गए हैं और वे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि रूस उत्तर कोरिया से सैनिकों की मदद मांग रहा है। दरअसल पिछले 6 महीने से चल रहे युद्ध में रूस के हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे रूस के सामान्य सैनिक बहुत कम हो गए हैं। बढ़ते एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर रशिया के पास कम पड़े हथियार यूक्रेन में युद्ध के लिए सीरिया के मांग रहा है सैन्य वाहन। जी हाँ, खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा बता दें 6 महीने हो रहे हैं इस आक्रमण के दोस्तों। ऐसे में रशिया के पास हथियारों की भी कमी देखने को मिली है। कुछ खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया है दोस्तों कि रूस अब यूक्रेन पर अपना हमला जारी रखने के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस ने अन्य देशों की ओर रुख किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यापारी जहाज को पिछले महीने के अंत में सीरिया से रूस जाते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर 15 अगस्त को तिरंगा नहीं सिख झंडा फहराएं। अकाली दल यानी अमृतसर के अकाली सांसद के बयान पर मचा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। पंजाब के संगरूर से सांसद ने लोगों से तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने की बात कहकर विवाद छेड़ दिया है। मान ने इस अभियान का बहिष्कार करते हुए कहा, मैं आपसे 14 से 15 अगस्त को घरों और कार्यालयों में निशान शाही फहराने का अनुरोध करता हूं। दीप सिद्धू आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिख स्वतंत्र और एक अलग समुदाय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को अकाली सांसद ने नहीं मानने की कोशिश की है दोस्तों और तिरंगे के अपमान करने की कोशिश की है इन्होंने, ऐसे में आप सभी का जवाब तो इनको बनता ही है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी का तिरंगा नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश का तिरंगा। और ऐसे में इस अभियान को सिर्फ प्रधानमंत्री के ही अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए दोस्तों। ये हमारे देश के गर्व की बात है, हमारे देश की अखंडता की और संप्रभुता की बात है दोस्तों, जिसको इस अकाली सांसद ने ठेस पहुंचाया है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएम फेस की पसंद में नीतीश कुमार से आगे निकले तेजस्वी यादव। लेकिन दोस्तों 2024 में मोदी जी की वापसी सर्वे में बड़ा खुलासा बता दें। बिहार की बात करें तो बिहार का राजनीतिक उलटफेर इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं बाद में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी से रिश्ता जोड़ एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार में बनी इस नई सरकार में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है दोस्तों, तो वहीं आरजेडी की वापसी हुई। ऐसे में दोस्तों जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बीच ही हुए एक सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं दोस्तों, तो वहीं उनके सामने नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री फुस साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सर्वे में नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री 2024 में बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी सर्वे में प्रधानमंत्री का भी सर्वे किया गया दोस्तों और बिहार के मुख्यमंत्री का सर्वे किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश और तेजस्वी में दोस्तों तेजस्वी नंबर 1 दिखाई दिए और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नंबर 1 साबित हुए। ऐसे में दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुए इस सर्वे के लिए दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? दोस्तों क्या आप भी समर्थन करेंगे इस सर्वे का? क्या आप भी मानते हैं कि 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? दोस्तों कमेंट में लिखकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा हमें। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वे में मोदी जी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है दोस्तों, यानी कि मोदी जी के आस पास कोई भटकता नजर नहीं आ रहा है। अकेले मोदी जी ही सबसे आगे निकले हैं पीएम बनने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां सुशील मोदी का बड़ा दावा, कहा नीतीश बनना चाहते थे उपराष्ट्रपति लेकिन भाजपा ने कर दिया था इनकार। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, कभी एक दूसरे के करीबी रहे बड़े नेता अब नए नए खुलासे और दावे कर रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में सुशील मोदी जी ने कल दावा किया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे लेकिन भाजपा के इनकार करने पर वो नाराज हो गए। तो वहीं नीतीश के करीबी लल्लन सिंह ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जी हां दोस्तों, और लल्लन सिंह ने सुशील मोदी के इस बयान को निराधार बताया है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करके बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जिस घर में तिरंगा नहीं लहराया उसे विश्वास की नजर से नहीं देखा जाएगा। जी हां, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सभी को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष एक तरफ इस अभियान को राजनीति बता रहा है तो बीजेपी के कुछ ही नेता इसे अलग रंग भी देते दिखाई दे रहे हैं। इस समय उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान चर्चा में आ गया है। हल्द्वानी में बड़ा बयान देते हुए उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देता है तो वो घर की तरफ विश्वास की नजरे से नहीं देखा जाएगा। उनके इस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा बयान, कहा दिसंबर तक गिर जाएगी बंगाल की ममता सरकार। जी हां दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार दिसंबर 2022 तक गिर जाएगी। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। शुभेंदु के इस बयान की बंगाल के राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोरों पर है। जी हां दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में इनकी सरकार ममता बनर्जी की गिर जाएगी दोस्तों दिसंबर 2022 तक? एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात, इन 3 राज्यों में महिलाओं के लिए आज से ही बसों में फ्री सफर। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। इन तीनों ही राज्यों की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं निःशुल्क यानी फ्री में यात्रा कर सकेंगी। यूपी की योगी सरकार ने बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा 48 घंटों के लिए दे दिया है। जी हां दोस्तों, बात करें हरियाणा राज्य की दोस्तों, तो हरियाणा रोडवेज बसों में कल से ही यानी 10 अगस्त से ही दोपहर 12 बजे से बहनों के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा शुरू हो गई है। रक्षाबंधन के मौके पर बस स्टैंड पर 40 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सभी बस स्टैंड पर फ्लाइंग टीम के कर्मचारियों को अलग से तैनात किया जाएगा, जिससे बस ड्राइवर स्टैंड पर बिना बस रोक ना निकल सके। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 24 घंटे महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। जी हां दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माताओं बहनों को राखी की सौगात दी है। उत्तराखंड की बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा कल से ही यानी 10 अगस्त से ही रात 12 बजे से 11 अगस्त यानी आज रात 12 बजे तक मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर, 15 करोड़ लोगों के लिए सरकार लागू करेगी ये नियम। जी हां, सरकार राशन कार्ड धारकों के फायदे के लिए समय समय पर कदम उठाती रहती है। अब यूपी सरकार की तरफ से सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तैयारी के तहत साल 2023 में शुरुआत से प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों से फोर्टिफाइड यानी पौष्टिक तत्वों से युक्त चावल मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, राशन की दुकान पर मिलने वाला ये चावल काफी पौष्टिक यानी न्यूट्रिएंट से भरा होगा। दोस्तों इसमें पोषण के लिए जरूरी आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होगा। जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यूपी में राशन की करीब 80,000 दुकानें हैं। जी हां दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी ये खबर अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय
जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।